तो इतने ही कथन हो गए सर, और गधी लोग भी है कथा कोई नहीं है। इम्प्रूव कर देंगे कथा कैसे। अभी हम प्रूव करेंगे गधा कैसे है, दोनों एंगल से बताएंगे। अब तुम्हें दोनों एंगल से बताना भाई तुम्हें किस टाइप का गधा है ना, अब तुम्हें किस टाइप का गधी है, ठीक है। तो अभी देखो मोनोसेकाराइड कंपाउंड है ना, तो द शुगर फॉर्म इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स इज आइदर राइबोज है ना, और क्या रहेगा दूसरा और डीऑक्सीराइबोज। तो अभी जो है यहाँ पे अभी क्या मिलेगा, हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड्स पढ़ रहे हैं। तो न्यूक्लियोटाइड्स में क्या मिलेगा, राइबोज शुगर मिलेगा, या क्या मिलेगा डीऑक्सीराइबोज है ना, वही ना मिलेगा और कुछ मिलेगा। जो तुम्हारे मोनोसेकाराइड कंपाउंड में क्या क्या मिलेगा, डीऑक्सीराइबोज या फिर राइबोज। जो क्या रहेगा मोनोसेकाराइड पेंटोज रहेगा, ठीक है। देख लो कितना है, 1 2 3 4 और 1 सॉरी 1 2 3 4 और इधर, ठीक है 5। इसका मतलब पेंटा, पेंटा कौन मतलब कार्बन रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो 1 2 3 4 और 5वां कार्बन है ना, 5 हो गया, ये हुआ कि नहीं हुआ, तो क्या बोलेंगे पेंटोज। अगर 6 रहता तो क्या बोलते हेक्सोज, क्या बोलते लिखो। ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर भी बनाओ, ये क्या है दोनों का दोनों क्या है पेंटोज शुगर है, क्या है पेंटोज शुगर, क्या है पेंटोज शुगर है ना, क्या है। जैसे डायग्राम बनाया गलत बनेगा, वैसे इतना बना के जाएगा, इतना बना दिया ये कैसे बना दिया, इससे हो गया काम आज का देख हो रहा है मोनोसेकाराइड कंपाउंड इसमें मिलेगा हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हम लोग पढ़ रहे हैं, और न्यूक्लियोटाइड्स में जो रहेगा द कंपाउंड इन पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है ना इज आइदर राइबोज और क्या रहेगा या फिर डीऑक्सीराइबोज रहेगा, ठीक है। तो डीऑक्सीराइबोज में देख यहां पे राइबोज में क्या है, यहां पे देख रेड वाला जो है वो क्या है OH ग्रुप है, लेकिन यहां देख 2 नंबर पे क्या है हाइड्रोजन है ना, बस यही ख्याल के बाबू है ना। राइबोज में और तुम्हारा क्या होते हैं डीऑक्सीराइबोज, यही फर्क है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में, यही फर्क है कि राइबोज में क्या रहेगा सेकंड पोजीशन पे 1 और ये 2, तो सेकंड पोजीशन पे क्या रहेगा OH ग्रुप, यहां पे सेकंड पोजीशन पे क्या रहेगा, याद रखना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना बात, या नहीं समझ में आ रहा है ना, अरे समझ में आ रहा है, अरे जोर से बोलो, ऐसे आवाज आना चाहिए हमारे, क्या थोड़ा कम सुनते हैं। क्लियर है या नहीं, तो न्यूक्लिक एसिड कंटेनिंग डीऑक्सीराइबोज इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, और अगर देखो उसमें राइबोज रहेगा तो क्या कहलाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब बता डीएनए में क्या रहेगा डीऑक्सीराइबोज, याद रखना डीऑक्सीराइबोज, इसका मतलब H या OH
इसका मतलब और यहाँ पे आ रहे राइबोन्यूक्लिक एसिड में राइबोज है ना। समझ में आ गया। एक में क्या रहेगा डीऑक्सीराइबोज शुगर रहेगा और एक में क्या रहेगा राइबोज शुगर रहेगा। तो डीएनए में डीऑक्सीराइबोज मतलब एच और आरएनए में राइबोज मतलब क्लियर है। होता है ना डीएनए और आरएनए होता है कि नहीं होता है। यही है ना डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ गया नाम क्यों पड़ा उसका राइबो न्यूक्लिक एसिड। समझ में आ रहा राइबो न्यूक्लिक एसिड नाम क्यों पड़ा क्योंकि यहाँ पे क्या है कौन सा शुगर है राइबो शुगर। यहाँ पे डीऑक्सी का है नाम पड़ा क्या है यहाँ पे डीऑक्सी राइबोज वही है ना। नाम पता चल रहा है कि नहीं पता चल रहा है नाम क्यों पड़ा है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। क्लियर है क्लियर नहीं है। अब देखो फॉस्फोरिक एसिड और फॉस्फोरिक एसिड और ये स्ट्रक्चर बना ये स्ट्रक्चर बना ना। देखो यहाँ पे ये जो फॉस्फेट ग्रुप है तो एक चीज याद रखना कि यहाँ जो फॉस्फेट ग्रुप रहेगा तो यहाँ पे कौन सा बॉन्ड रहेगा फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहेगा। यहाँ पे ये जो फॉस्फेट जो है यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे क्या रहेगा ये फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड रहेगा जो क्या रहेगा हाई एनर्जी बॉन्ड बनेगा। ठीक है याद रखना किसी के सीरीज बना है फॉस्फोरस देख है ना ये क्या पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप है 1 2 3 लगा हुआ है ना ये लगा हुआ है ये पूरा का पूरा फॉस्फेट ग्रुप जिसमें क्या रहेगा हाई एनर्जी क्या रहेगा हाई एनर्जी बॉन्ड का मतलब क्या हाँ जब तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा ज्यादा एनर्जी मिलेगा। क्या मिलेगा ज्यादा एनर्जी मिलेगा। ये पहले बनाया बना तो अभी यहाँ पे क्या इस स्ट्रक्चर में तीनों चीज तुमको मिल रहा है। नाइट्रोजन कंटेनिंग बेस मिल रहा है शुगर मिल रहा है फॉस्फेट मिल रहा है ना तीनों का तीनों चीज मिल रहा है। ठीक है तो कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड है ना क्या मिल रहा है कंप्लीट न्यूक्लिक एसिड क्या में न्यूक्लियोटाइड क्या मिल रहा है न्यूक्लियोटाइड। कितना न्यूक्लियोटाइड है टोटल कितना न्यूक्लियोटाइड टोटल रेंज हैं कितना न्यूक्लियोटाइड है कितना न्यूक्लियोटाइड है कितना न्यूक्लियोटाइड है कितना न्यूक्लियोटाइड है अरे कितना न्यूक्लियोटाइड है कितना न्यूक्लियोटाइड है कितना न्यूक्लियोटाइड कितना है कितना न्यूक्लियोटाइड कितना न्यूक्लियोटाइड कितना न्यूक्लियोटाइड
अरे कितना लिख रखा है 5 A G C T और U यही था ना रे 2 प्यूरिन 3 पाइरीमिडीन यही था ना क्या कुछ था अरे 2 प्यूरिन और क्या था 3 पाइरीमिडीन था ना यही था ना क्या क्या था A U G C T A U G C और यही था ना अरे यही था ना रे डीएनए में ये रहेगा आरएनए में सिर्फ ये यहाँ पर टी के जगह पे यू आ जाएगा ये तुम्हारा आरएनए के लिए तो रहेगा पांचों ठीक है ए जी सी यू सी ये 5 है तो जो डीएनए रहेगा तो डीएनए में क्या रहेगा ए जी सी यू यहाँ पे ए जी सी टी और यहाँ पे ए जी सी यू किसमें रहेगा आरएनए थाइमिन की जगह पे क्या लग जाएगा यूरासिल लग जाएगा आरएनए बताए थे अरे एकदम है ना लाल क्लियर देख देख के कभी औजार रहेगा लड़का सब क्या रे है ना रे लड़का लोग जानवर रहेगा इधर पढ़ने तब तो अरे देखेगा भाई कौन मुस्कुरा रहा है कौन मुस्कुरा रही है क्या नहीं दीपक वही देखते रहता है कौन मुस्कुरा रहा है कौन मुस्कुरा रही है मार मार के तो क्या याद क्या नहीं हो रहा अच्छा तो पर से कौन कौन बारे पे देखते रहता है एकदम सबसे ऊपर टेरिस पर से रोड तक कौन करते रहता है ये होते रहता है परेशान होते रहता है हाँ एक स्टेटमेंट याद रखना क्या पता है मुस्कुराना क्या है हाँ और जो उसको प्यार समझे ठीक है समझ रहा ना बात को याद रखना इस बात को पढ़ाई का ध्यान रखो है ना गोल से तो भटकना नहीं है तो गधा बन जाएगा गधा का मतलब क्या होता है पता है संस्कृत में गधा का मतलब क्या होता है पता है बुद्धिमान ठीक है संस्कृत में क्या होता है गधा का मतलब याद रखना इस बात समझा देखो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन प्रोटीन है हेटेरोपॉलीमर कंटेनिंग स्ट्रिंग ऑफ एमिनो एसिड्स क्या होता है हेटेरोपॉलीमर का मतलब क्या अलग अलग क्या 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 रहेगा अलग अलग क्या अलग अलग रहेगा क्या अलग अलग रहेगा अलग अलग मोनोमर है ना क्या रहेगा अरे चीज को पढ़ेगा ना अलग अलग मोनोमर्स रहेगा है ना जैसे एमिनो एसिड्स है ना बहुत सारा हमारे एक मोनोमर जुड़ के अलग अलग एमिनो एसिड जुड़ के क्या बनेगा प्रोटीन बन जाएगा
है ना, तो क्या बोलेंगे उसको, हेटेरोपॉलीमर। और ये होमोपॉलीमर का एग्जांपल पूछ रहे हैं हम। हाँ, सेलुलोज किसका पॉलीमर है वो, सेलुलोज किसका पॉलीमर है, सेलुलोज किसका पॉलीमर, सेलुलोज किसका पॉलीमर, किसका, इसको मारने से पहले बात बता दे। अरे अरे ठीक है, तो अभी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्लेन इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। तो अभी क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। अभी क्या है भाई, हम लोग इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को थोड़ा सा जानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या पढ़ते हैं, अभी हम लोग जितना भी जो बायोलॉजिकल जो भी लिविंग थिंग्स है किसमें आता है, अरे भाई हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन तो पढ़ रहे हैं सब जगह पे। तो द स्ट्रक्चर invariably refers to the molecular formula NaCl, NaCl, है ना। ये सब सारा का सारा चीज जो पढ़ेंगे अभी हम लोग, है ना। तो अभी हम लोग अभी देखो यहाँ पे, अभी हम लोग कहाँ पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं हम लोग, हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, है ना, कार्बन और हाइड्रोजन और उसका डेरिवेटिव। तो अभी हम लोग क्या जानना पड़ेगा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, है ना। पहले हम लोग क्या जानेंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अब थोड़ा सा हम लोग क्या जानेंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो जैसे मान के चलो भाई कि तुम्हारा NaCl है ना, सोडियम और क्लोरीन का रिएक्शन, ठीक है, मतलब एसिड और बेस का, ये तो एसिड और बेस जब रिएक्ट करेगा तो क्या मिलेगा, सॉल्ट, तो वही है NaCl, है ना। तो अभी हम लोग यहाँ देखेंगे ये क्या है, ये क्या है, अरे ये क्या है, ये कितना है इसमें बोलो, अरे टोटल कितना होता है, क्लोरीन में कितना होता है, बाहर इलेक्ट्रॉन में मतलब आउटर ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन घूमता रहेगा, हाँ क्लोरीन में आउटर ऑर्बिट में कितना रहेगा, अरे सबसे बाहर ऑर्बिट ये कहा 7 अरे 1 2 3 4 5 6 रे कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, कितना चाहिए, एक चाहिए, तो क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, एक तो मेरे पास है भाई बाहर में ले ले, है ना, क्या बोलेगा, एक है मेरे पास बाहर में ले ले भाई, मेरा वैसे भी कोई काम का नहीं है, क्या कर भाई ले ले तू, है ना, क्या कर ले ले। तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करता था, इसके पास क्या था, जब भी बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड बनता है तो क्या होता है भाई, जैसे जो गरीब है, जैसे मान के चलो 2 आदमी पार्टनरशिप कर रहा है, ठीक है, 2 आदमी पार्टनरशिप कर रहा है, तो अब एक चीज होता है, एक के पास कितना है 5 लाख, कितना है, और एक के पास कितना है 1 लाख, ठीक है, और जरूरत कितना है 6 लाख का जरूरत है, कितना है, तो हो गया ना 6 लाख, लेकिन कौन ये 5 लाख इसको देगा, फिर 1 लाख इसको देगा, 1 लाख पर इसको देगा, है ना, क्या बोलेगा, ले भाई मेरे पास 1 लाख पड़ा है, तू लगा के काम कर ले। तो वैसे ही इधर भी क्या है, ये जो तुम्हारा NaCl जो है ना, ये जो सोडियम और क्लोरीन जो है, तो ये क्या करेगा, इसके पास सिंगल है, बाहर में ऑर्बिट्स के सिंगल, ये तो यहाँ से साथ का साथ ट्रांसफर नहीं कर सकता है, ये क्या बोलेगा, ले भाई वही ले ले, है ना, क्या करेगा, ये इसके साथ बॉन्ड बना लिया, देखो है ना, ये बन गया, ये तुम्हारा दोनों का दोनों यहाँ पे शेयरिंग पे चला है, ये दोनों का दोनों कहाँ पे है, शेयरिंग पे, ठीक है, ये दोनों का दोनों किस पे है, शेयरिंग पे, किस पे है, देखो ये जो ये पूरा का पूरा क्या किया, ये इसको दे दिया, अरे दिया कि नहीं दिया, यहाँ कितना बच गया, 2 4 6 और 2 4 6 और 8, बाहर का पूरा हो गया, इसका बाहर का ऑब्जेक्ट में कितना घूम रहा, एक घूम रहा था ना बाहर का ऑब्जेक्ट, एक घूम रहा था ना, तो किसको दे दिया, क्लोरीन को दे दिया, अब यहाँ कितना हो गया 8 हो गया, 2 4 6 और 2 हो गया ऑब्जेक्ट पूरा, इसका बाहर का झमेला रहा था ऑब्जेक्ट पूरा करने का, नहीं कर रहा,
इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। इसी को क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं इसको? तो पहला स्टेटमेंट तुम लोग का आ सकता है क्या जब केमिस्ट्री पढ़ोगे केमिकल बॉन्डिंग में? तो पहला स्टेटमेंट क्या आएगा? आइटम कंबाइंड क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। सबसे पहला चीज क्या है? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। किस चीज के लिए? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। जैसे एक आध तुम लोग का भैया होगा, है ना, या फिर मान के चलो एक आध तो कोई होगा भाई घर तरफ, ठीक है, कोई लड़का हो या फिर कोई लड़की हो, बड़ा बदमाशी करता है मान के चलो, है ना, बहुत बदमाशी करता था, खाली खुराफाती, है ना, कभी कभी इधर घूम रहा है, कभी उसके साथ घूम रहा है, कभी उसके साथ घूम रहा है, उसको क्या करा दिया जाता है? अरे क्या करवाया जाता है? शादी करवा दिया जाता है। काहे रे? ताकि स्टेबिलिटी मेंटेन हो जाए, तो ज्यादा भटके नहीं हो। तो वैसे इधर भी क्या, ये भाई भटक रहा है अकेला, अरे घूम रहा है ना, और इधर भी इसको भी ये तो जरूरत है, बोला चल भाई दोनों का क्या करे, गठबंधन कर ले। क्या कर ले? दोनों गठबंधन कर ले। तो क्या हुआ? स्टेबिलिटी मेंटेन हो गया। अरे हो गया ना स्टेबिलिटी मेंटेन। अब ये इसके बिना पूछे नहीं जा सकता इधर कहीं, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन, अब ये क्या करे, इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास है ना, अब ये बिना पूछे तो ये क्लोरीन हमेशा सोडियम को पूछेगा, सोडियम हमेशा क्लोरीन को समझता रहा भाई। जब तक ये बॉन्ड बना रहेगा तब तक क्या रहेगा, और कहीं ये इधर उधर नहीं भागेगा। बॉन्ड टूटेगा तभी ये कहीं और जाएगा, ये कहीं और जाएगा, लेकिन जब तक बॉन्ड में है तब तक ये हमेशा क्या कहलाएगा? एनर्जी है। क्या कहलाएगा? ठीक है, लगवा दिया इसका साथ में रख दिया, है ना, समझ में आ गया? बात समझ में आ रहा है? तो एटम जो है, एलिमेंट जो है वो कंबाइन क्यों होता है भाई? क्यों कंबाइन करता है? स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, है ना। नहीं तो ऐसे क्या हुआ, चक्कर लगाता रहेगा, फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, घूमता रहेगा, वो घूमता रहेगा भाई। ठीक है, समझ गया ना? तो उत्पाद बचाने से बढ़िया क्या करें? तो तुम लोग का ऐसा ही होगा, पढ़ाई नहीं करोगे तो लास्ट ऑप्शन वही है, क्या गठबंधन करवा दिया जाएगा। लिखो अब क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या भाई? सब आ गया ना, अरे पढ़ो ठीक है, समझ गए? पढ़। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक मतलब क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री only write a two-dimensional view of the molecules while representing the structure of the molecules। जैसे क्या है, बेंजीन है, नेप्थलीन है ना, ये सब के बारे में पढ़ा जाएगा, देखा जाएगा। लिख जल्दी। ऑर्गेनिक केमिस्ट किसको बोलते हैं? जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से जानता हो, समझ गया? जैसे होता है ना जूलॉजिस्ट, बॉटनिस्ट होता है ना, फिर मैथमेटिशियन होता है ना, तो वैसे क्या है? ऑर्गेनिक केमिस्ट, फिजिकल केमिस्ट, इनऑर्गेनिक केमिस्ट, समझ गया? बात समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? कोई पूछेगा भाई एटम कंबाइन क्यों करते हैं? स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए। आपका फिजिकल केमिस्ट रहेगा, आप देखो क्या फिजिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द थ्री डायमेंशनल व्यू ऑफ मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, है ना। अभी क्या था वो देखो, इससे पहले वाला जो स्ट्रक्चर था वो क्या था? ये 2D था। ये स्ट्रक्चर क्या था? 2D था। लेकिन ये क्या है? अभी जो स्ट्रक्चर आया वो क्या है? ये कौन सा स्ट्रक्चर है? सब हर एक एंगल से इसको देखना जाएगा। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हर एक एंगल से, ये सब दिख रहा था, ये क्या है? अलग अलग क्या होता है, एटम्स जो है वो क्या है? अलग अलग पॉइंट्स पे जितना कॉर्नर दिख रहा है वहां पर क्या है? अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग एटम्स है वो,
है ना, सब क्या बनाया, वो स्ट्रक्चर बनाया उस टाइप का, ठीक है। तो उसके बारे में कौन जानेगा? हाँ, कौन जानेगा? संदीप फिर बोलेगा सर आप केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं या फिर आप बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं, ये बताइए। हो गया। बायोलॉजिस्ट क्या करेगा? डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स, है ना। केमिस्ट क्या करेगा? उसको 2D स्ट्रक्चर बताएगा। फिजिक्स क्या करेगा? उसका 3D स्ट्रक्चर बताएगा। लेकिन बायोलॉजिस्ट क्या करेगा? उसका अलग अलग स्ट्रक्चर बताएगा भाई, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, टर्सरी है और टर्नरी है ना। वही लिख रहा है कि डिस्क्राइब द प्रोटीन स्ट्रक्चर एट 4 लेवल्स। क्या करेगा? कितना लेवल में बताएगा? हाँ, किसका स्ट्रक्चर? प्रोटीन का। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? तो सबसे पहला प्राइमरी स्ट्रक्चर, the sequence and arrangement of amino acids, that is the positional information, है ना, in a protein which is the first amino acid, which is second and so on, ठीक है। अभी क्या होगा, प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या मिलेगा हमको? पोजिशनल इसका ये मिलेगा भाई, मिलेगा। जैसे मान के चल क्या है, ये भाई पहला नंबर है, ये क्या है भाई 5वां नंबर है, ये क्या है भाई 10वां नंबर एमिनो एसिड है, ये क्या है 15 नंबर पे ये एमिनो एसिड्स है भाई, 20 नंबर पे ये एमिनो एसिड्स है ना, 25 नंबर पे ये एमिनो एसिड्स है। मतलब क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा कोई सिंगल एमिनो एसिड्स का। इसलिए प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या बताएगा? पोजीशन बताएगा, है ना। एमिनो एसिड्स का पोजीशन बताएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर। समझ गया? बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में क्या पता चलेगा हमको? पोजीशन पता चलेगा किसका? एमिनो एसिड्स का, है ना, एमिनो एसिड्स का। समझ में आ गया? वही दिख रहा है कि द सीक्वेंस एंड अरेंजमेंट ऑफ एमिनो एसिड्स, दैट इज द पोजीशनल इंफॉर्मेशन। कहां पे कौन सा पोजीशन है भाई, है ना, मतलब किस पोजीशन पे कितना कौन सा एमिनो एसिड बैठा हुआ है, 5 नंबर पे कौन है, 1 नंबर पे कौन है, 15 नंबर पे कौन है, 20 नंबर पे कौन है, या फिर 10 नंबर पे कौन है, 11 नंबर पे कौन है एमिनो एसिड्स, है ना। समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है? स्ट्रक्चर बना लो, जल्दी बनाएगा इसके।
गया। बना रहा है पापा तो बढ़ के चलेगा। एक आधा पे इसमें चलेगा तो पापा तो बढ़ के निकाल हो जाएगा, आधा पे और हो जाएगा। अरे क्या बना रहा है? अभी क्या है? A protein is emergent as a line. The left end is represented by the first amino acid and right end represented by the last amino acid, है ना? तो अभी क्या है भाई? जो फर्स्ट वाला जो होगा है ना, तो लेफ्ट एंड वाला जो होगा रिप्रेजेंट क्या करेगा? जो बाएं साइड वाला होगा, सबसे ऊपर वाला वो क्या रहेगा? फर्स्ट एमिनो एसिड, और जो इधर वाला जो रहेगा तो क्या रहेगा? लास्ट एमिनो एसिड। देखो हो गया। लिखो तो फर्स्ट एमिनो एसिड तो क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल। क्या बोलेंगे? एन टर्मिनल, है ना? जो फर्स्ट एमिनो एसिड रहेगा उसको क्या बोलेंगे? कौन सा टर्मिनल? एन टर्मिनल। और लास्ट एमिनो एसिड को कौन सा टर्मिनल? अरे कौन सा टर्मिनल बोलेंगे? देखो यहाँ पे जल्दी, क्या है? सी टर्मिनल। कौन सा टर्मिनल? सी टर्मिनल। The first amino acid is कौन सा? N terminal। और last amino acid C terminal। तो N terminal का मतलब क्या? N terminal का मतलब amino group, है ना? और C terminal का मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप। समझ गया? समझा कि नहीं समझा? तो एन टर्मिनल का मतलब और सी टर्मिनल का मतलब
लास्ट कोमा तारीख हुई देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है ना देखो सेकेंडरी स्ट्रक्चर ठीक है तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होगा तो प्रोटीन thread are folded into other form called the secondary structure तो अब इसमें दो तरह का फॉर्म आएगा अल्फा हेलिक्स ये अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड सीट है ना क्या आएगा है ना दो तरह का आएगा सेकेंडरी स्ट्रक्चर are folded into other form called the secondary structure बताए थे ना थ्रेड जो होगा है ना जो थ्रेड है वो क्या कहलाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर लपेटा गया इसको अंगुली से बाहर निकाल के फिर लपेटा गया टर्सरी है ना और उस अलग अलग जो गोला बना उस गोला का एक पैकेट में रखा गया उसको क्वाड्रिलेटरल ओके उसमें लिख लो तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पहला नंबर लिख लो क्या चीज अल्फा हेलिक्स और दूसरा में बीटा प्लेटेड ठीक है दो तरह का होगा क्या क्या होगा अल्फा हेलिक्स और बीटा प्लेटेड ओके देखो टर्सरी स्ट्रक्चर अब टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होगा जैसे अभी अंगुली से निकाले है ना तो अंगुली से जब निकाल के तो क्या था अरे वो अभी क्या था वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर था अभी क्या होगा उसको जब गोला बनाना स्टार्ट करेंगे गोला मतलब चारों तरफ सीधा से घुमाओ गोली दिखेगा मतलब क्या वो 3D स्ट्रक्चर है ना अरे गोला बन गया इसका मतलब क्या 3D स्ट्रक्चर तो वही लिखा गया कि a long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball है ना रे उनका गोला टाइप का है ना गिविंग राइज टू द टर्सरी स्ट्रक्चर है ना उनका गोला देखा है ना बस वो क्या है टर्सरी स्ट्रक्चर और बहुत सारा उनका गोला को एक पैकेट में रख दो वो क्या हो जाएगा याद रखना ये जो उनका जो एग्जांपल है वो ना
हो गया। तो टर्सरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा? डीडी। यहाँ देख दिख रहा है ना? ठीक है, देखते हैं अभी और। तो अभी क्या है, याद रखना, प्राइमरी स्ट्रक्चर का जो प्रोटीन होता है ना, उसका ज्यादा फंक्शन नहीं होता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कुछ कुछ फंक्शन होता है, लेकिन टर्सरी स्ट्रक्चर जैसे पहुंचेगा, ठीक है, तो वो लिखा टर्सरी स्ट्रक्चर इज एब्सोल्युटली नेसेसरी, है ना, फॉर द मेनी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज ऑफ प्रोटीन, है ना। जितना भी जो फंक्शनल प्रोटीन होता है वो लगभग वो प्राइमरी स्ट्रक्चर नहीं होता, वो क्या होता है, या तो सेकेंडरी होगा, या तो टर्सरी होगा, या तो क्वार्टरनरी होगा। ठीक है, प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी फंक्शन में नहीं होगा, वो या तो सेकेंडरी रहेगा, या तो टर्सरी, या तो क्वार्टरनरी। याद रखना इस बात को, ठीक है। प्रोटीन का प्राइमरी स्ट्रक्चर कभी भी फंक्शन में नहीं रहेगा, फंक्शन में कौन कौन रहेगा? क्लियर है? तो लिखो, some proteins are an assembly of more than one polypeptides or subunit, ठीक है। तो the manner in which these individuals ordered polypeptides or subunit arrangement in the protein gives the quaternary structure of the protein। अब क्या है, अलग अलग क्वार्टरनरी टर्सरी स्ट्रक्चर जो है ना, ये अलग अलग गोला है ना। मान के चलिए क्या है, दो गोला, ये तीन गोला, और ये चार गोला, है ना। ये चारों का चारों गोला क्या करेंगे, कहाँ रख देंगे? एक पैकेट में, है ना, एक कैरी बैग में डाल देंगे। वो क्या कहलाएगा? क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। किसका? प्रोटीन का, है ना। हो गया।
तो याद रख क्या है आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर इज द आर्किटेक्चर ऑफ ए प्रोटीन मॉलिक्यूल। फाइनल मॉलिक्यूल जो है वो क्या रहेगा, जो फाइनल जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर रहेगा, है ना, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा प्रोटीन, है ना, प्रोटीन का स्ट्रक्चर जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, जितना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा प्रोटीन का स्ट्रक्चर, समझ लो उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा, है ना। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्यों होगा भाई? क्योंकि उसमें बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है, अलग अलग बॉन्ड इन्वॉल्व होगा ना। अरे जैसे से कॉम्प्लेक्स होगा वैसे से क्या होगा, अलग अलग बॉन्ड इन्वॉल्व होगा। तो अलग अलग जब बॉन्ड इन्वॉल्व होगा तो उतना ज्यादा वो फंक्शनल होके जाएगा, है ना। क्या होते जाएगा, फंक्शनल होते जाएगा। देख यहाँ पे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ एडल्ट ह्यूमन हेमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 सब यूनिट, है ना। 1 सब यूनिट, 2 सब यूनिट, 3 सब यूनिट, अब ये 4 सब यूनिट। अब यहीं पे पैकेट में क्या रहेगा, इसमें समझ गया, आयरन जो बैठा हुआ रहेगा यही पॉकेट में बैठा हुआ रहेगा इसका। ठीक है, ये देख लो पैकेट देखो छोटा, देखो हेड ग्रुप है बीटा चेन, ये जो यहाँ पे बीच में पॉकेट बना रहेगा उस पॉकेट में क्या रहेगा, आयरन बैठा हुआ रहेगा। इसकी वजह से ब्लड क्या दिखता है, रेड। इसकी वजह से क्या दिखता है, ब्लड रेड दिखता है। ये क्या है, ये चॉकलेट आरबीसी, है ना। क्या है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल। ठीक है, नहीं अरे नहीं बरे, बोलो रे। The building block of nucleic acid are, the building block of nucleic acids are nucleo heterocyclic compound in nucleic acid is in a protein thread last amino acid is called three-dimensional view of protein is called human hemoglobin
Then देखो नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग मोनोमर इन पॉलीमर अब कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा, है ना? कौन सा बॉन्ड इन्वॉल्व होगा? नेचर ऑफ बॉन्ड लिंकिंग, है ना, मोनोमर इन ए पॉलीमर। पहला कौन सा है? लिखो पहला नंबर। अरे पहला नंबर कौन सा बॉन्ड? लिख। पहला नंबर कौन सा बॉन्ड? तो पेप्टाइड बॉन्ड किससे किसके बीच में बनेगा? बोलो। अरे एमिनो ग्रुप और किसके बीच में? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। किसके बीच में? है ना, एंड टर्मिनल और सी टर्मिनल के बीच में बनेगा। समझ गया? बात समझ में आ रहा है या नहीं? वही लिख रहा है कि when the carboxylic group of one amino acid with the amino group of the next amino acid with the elimination of water, एक मॉलिक्यूल पानी निकलेगा वहां से, है ना, और क्या होगा? बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। जुड़ेगा कौन कौन? एमिनो ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कौन कौन जुड़ेगा? एमिनो ग्रुप और जुड़ेगा, है ना, और क्या बनाएगा? पेप्टाइड बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बनाएगा? और क्या रिलीज होगा वहां से? एक मॉलिक्यूल वाटर, है ना। जब बॉन्ड बनेगा यहाँ पे COOH, है ना, और क्या बनेगा? NH2। तो यहाँ से क्या निकलेगा? वाटर भी रिलीज होगा। क्या निकलेगा? पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, इस साथ में क्या रिलीज करेगा? वाटर। कितना मॉलिक्यूल? वन मॉलिक्यूल। एक दो एमिनो एसिड से कंबाइन करेगा तो कितना मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा? एक मॉलिक्यूल। कौन से बंधेगा? अरे कौन सा बॉन्ड? वेरी गुड। कितना टाइम लगा रहा है? और ये चाहता है कि मतलब ऐसा रिकॉर्डिंग जाता रहे? चाहता है कि नहीं चाहता है? बोलो। जब चाहता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? लाइक, शेयर एंड। अगर चाहता है जाता रहे, तो नहीं चाहता तो भाई एक दो क्लास के बाद बंद कर देंगे। समझते हैं हम तो रिवीजन का टाइम नहीं जाता है। हैं?
हो गया। अब देखो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, तो किसके किसके बीच में बनेगा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड? तो इन ए पॉलीसेकेराइड द इंडिविजुअल मोनोसेकेराइड आर लिंक्ड बाय ए, है ना, दो ग्लूकोज, है ना, दो ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में किससे जुड़ेगा? कौन सा बॉन्ड? कौन सा बॉन्ड? याद रखना। और यहाँ भी क्या रिलीज होगा? है ना, याद रखना। ऑर्गेनिक बॉन्ड और ये क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक बॉन्ड जब भी बनेगा तो क्या रिलीज होगा? वाटर। पेप्टाइड बॉन्ड बने, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने, है ना। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे दो मोनोसेकेराइड अगर जुड़ गया आपस में तो क्या कहलाएगा वो? क्या कहलाएगा वो? डाइसेकेराइड। क्या कहलाएगा? जब दो मोनोसेकेराइड्स आपस में कंबाइन करेगा ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से तो क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? डाइसेकेराइड। क्या कहलाएगा? एकदम बिल्कुल जैसा करता है दरअसल। अब लिखो एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। तो द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप। कहां पढ़े थे फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप? कहां था? न्यूक्लिक एसिड। कहां पे? वही था ना, फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहां था? है ना, वही था ना। तो क्या बनेगा भाई? द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द फॉस्फेट एंड hydroxyl group of sugar in a nucleotide is called ester bond. ठीक है? The bond formed between the phosphate and hydroxyl group of sugar in a nucleotide is called ester bond. है ना, किससे किसके बीच में बनेगा? फॉस्फेट और हाइड्रोक्सिल ग्रुप। किसका? शुगर का, है ना। शुगर का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप रहेगा तो उसके अब फॉस्फेट के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बॉन्ड कहलाएगा? एस्टर बॉन्ड। कौन सा? एस्टर बॉन्ड। अरे क्या बोलेगा? मास्टर क्यों केमिस्ट्री में घुस गया? संदीप क्या लग रहा है? दो क्लास लग रहा है केमिस्ट्री में ना? क्या बोल रहा है? मल्टीप्लाई में सब आ रहा है, फिजिक्स भी आ रहा है, केमिस्ट्री भी आ रहा है, सब आ रहा है ना। ऐसे थोड़ा बनेगा वो डॉक्टर। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट देखो हाइड्रोजन बॉन्ड। तो लिखना देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A एंड T। ऐसे लिखना, इसको लिखना है ना। कैल्कुलेट देयर आर टू हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन A एंड T। मतलब देखो ऐसे, ठीक है। और G और C के बीच में कितना रहेगा? तीन हाइड्रोजन बॉन्ड रहेगा, ठीक है। तो A का मतलब
ए का मतलब एडेनिन, क्या एडेनिन। टी का मतलब थाइमिन, जी का मतलब ग्वानिन और सी का मतलब साइटोसिन। वही था ना। तो ए और टी के बीच में कितना बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और जी और सी के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों का दोनों पॉइंट लिख रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख के। समझ गया? यहाँ पे देखो, इस स्ट्रक्चर में देखो, यहाँ हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, टी और ए के बीच में है ना 2 बॉन्ड, और यहाँ जी और सी के बीच में 1 2 और 3, दिख रहा है ना 3 बॉन्ड। सब पढ़ेंगे क्लास 12 में, सब इसको कहीं से पढ़ना है मॉलिक्यूलर में अच्छे से। बस अभी यहाँ पे खाली ब्रीफ हो जाए कहाँ पे क्या होता है, ताकि जब तुम बायोमॉलिक्यूल्स को पढ़ो क्लास 12 में ज्यादा परेशान ना हो। केमिस्ट्री में पढ़ोगे तुम लोग क्लास 12 में बायोमॉलिक्यूल्स, है ना। हो गया? तुम लोग कल से पढ़ेंगे, ठीक है? कब से पढ़ेंगे? कल से।